हेलो क्लास 7th के बच्चों, बसंत भाग 2 पाठ 9 चिड़िया की बच्ची। आज इस पाठ को हम जो है पढ़ते हैं, जिसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार जी, जिनका जन्म होता है 1905 में और उनकी मृत्यु होती है 1988 को। ठीक है ना। तो जैनेन्द्र कुमार का जन्म 2 जनवरी सन 1905 में अलीगढ़ के कौड़ियागंज गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम आनंदीलाल था। उनकी मुख्य देन उपन्यास तथा कहानी है। एक साहित्य विचारक के रूप में भी इनका जो है स्थान मान्य है। सन 1921 से 23 के बीच जैनेन्द्र ने अपनी माता की सहायता से व्यापार किया, जिससे इन्हें सफलता भी मिली। परंतु सन 1923 में वे नागपुर चले गए और वहाँ राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे। जैनेन्द्र का सबसे बड़ा योगदान हिंदी गद्य के निर्माण में था। भाषा के स्तर पर जैनेन्द्र द्वारा की गई तोड़ फोड़ ने हिंदी को तराशने का अभूतपूर्व काम किया है। 24 दिसंबर 1988 को उनका निधन हो गया। उनकी कुछ रचनाएं थीं, जैसे उपन्यास में थी जैसे परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत तथा जयवर्धन। कुछ कहानियाँ थी उनकी, जैसे फ्रांसी, वातायन, नीलम, देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जयसंध तथा जैनेन्द्र की कहानियाँ। इस तरह 7 भाग। ठीक है। कुछ निबंध थे उनके, जैसे प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार तथा ये और हुए। ओके। इनको जो है कुछ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि निम्नवत है। 1971 में पद्म भूषण और 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं पाठ में। ठीक है ना। यह एक चिड़िया के माध्यम से जैनेन्द्र जी जो है मानव के मनोभाव को व्यक्त किया हुआ है कि किस तरह से मनुष्य जो है एक दूसरे से भावनाएं रखते हैं, प्रेम करते हैं, और उनकी क्या स्थिति होती है जब उन्हें कोई बंधन में रखता है। ठीक है ना। प्यार प्रेम तक तो बात ठीक है, लेकिन जब भी किसी को कोई बंधन में रखता है तो उनकी क्या भावनाएं हो सकती हैं। तो ऐसे ही कुछ कहानी चिड़िया की बच्ची नामक पाठ में जैनेन्द्र जी ने हमें बताने की कोशिश की है। तो चलिए, माधव नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि बहुत धनवान होता है। ठीक है। वो अच्छे इंसान भी होते हैं। बेसन बोलें तो नशा उनको छूता भी नहीं था, अर्थात नशा वगैरह नहीं करते थे। वो फूल पौधे और प्रकृति से प्रेम करते थे। ठीक है ना। एक शाम जो है बारिश थी और आसमान में विभिन्न प्रकार के जो है रंग बिखर रहे थे, अर्थात आसमान विभिन्न रंगों से सुसज्जित था। ऐसे में शाम के टाइम थोड़ी जब बारिश हल्की हुई तो माधव जी अपने जो कोठी के सामने, जो कि संगमरमर से बनाए हुए थे, पैसे वाले थे और साथ में अच्छे विचार वाले थे। ठीक है ना। अगर कभी उनके दोस्त उनके पास आ जाते थे तो वो उनसे विनोद चर्चा कर लेते। विनोद अर्थात हंसी मजाक जैसा कुछ कर लेते थे। नहीं आते थे तो अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे। एक दिन संध्या को सपने की भांति, मतलब ऐसे इस तरह से गुजार देते थे। आज जो है थोड़ा सा समय बदला हुआ था, शाम का समय था, बारिश कभी आ रही थी कभी नहीं आ रही थी। ऐसे में माधवदास मनसद के सहारे बैठे थे। उन्हें ज़िंदगी में क्या कुछ स्वाद नहीं मिला, अर्थात सब कुछ मिला था। ऐसे में जो है धूप का प्रकाश उनमें छन छन कर आ रहा था। बाहर जब उन्होंने देखा तो बारिश के बीचों से जो धूप आती है ना, तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो उनका वर्णन किया गया है यहाँ पे। और इस तरह से वो वहीं अपने बाहर पे एक बगीचा भी लगाए हुए थे, वहाँ पे आकर के बैठ जाते हैं। इतने में माधव जी देखते हैं कि एक छोटी सी पक्षी, जो कि चिड़िया, जो कि उनके गुलाब के फूल पे आकर के बैठ गई है। उसका जो वर्णन कवि करते हैं कि चिड़िया कैसी होती है, तो उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार से आते। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था
और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता ही नहीं था। वो बड़े ही खुश होकर के फुदक रही थी, चहचहा रही थी, इधर से इधर फुदकती हुई प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकते हुए देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, यहाँ बगीचा तुम लोगों के लिए क्या होता है, सूना सा लगता है। ये बगीचा जो है तुम्हारे ही लिए है, अगर तुम आती हो तो इस बगीचे का जो है शोभा बढ़ जाता है। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर की बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर अर्थात अपनी घबराहट पे विजय प्राप्त करके फिर वो बोलती है कि मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में मैं यहाँ टिक गई थी। तो अब इतना जैसे चिड़िया बोलती है कि ठीक है, अगर ये बगीचा आपका है तो आप यहाँ रहिए, हम यहाँ से चले जाते हैं। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। आओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। अर्थात माधव जो है उस चिड़िया से गपशप लगाना शुरू कर देते हैं, अपनी बातें जो है उसको बताने लगते हैं, बताने की कोशिश भी करते हैं। फिलहाल चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि यहाँ आकर बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। कोई भी होगा, हम भी होंगे, हमें भी कोई अगर इस तरह से टोकेगा तो हमारा मन भी ऐसा ही होता है, क्यों बच्चों, है ना। सामान आपका है तो मर्जी भी आपकी है। आप हमें अगर आने देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आने देते हैं तो हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, क्यों। तो चिड़िया का भी कुछ यही हाल था, जो फुदक रही थी, खुश थी, गा रही थी, गुनगुना रही थी, अचानक उसके भाव में जो है परिवर्तन आ जाता है, ठीक है ना। इस तरह से माधवदास जी अपनी बातों को चिड़िया तक चारों तरफ मतलब पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारा आना मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारा जो है वीरान दिल, हमारा वीरान से जो दुनिया है उस सूनेपन को तुमने भर दिया है। इस तरह से जो है तुम अगर हमारे पास रहोगी तो हम तुम्हें सोने से तोल देंगे, अर्थात तुम्हें इतना सोना देंगे। तुम्हें खाने के लिए जो कटोरी देंगे वो भी सोने के होंगे, तुम्हें जिसमें रखेंगे वो पिंजरे भी सोने के होंगे। ऐसे ही बच्चों, जो हमारा पहला लेसन है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, तो यहाँ पे सोने के पिंजरे होने के बाद भी जो है पंछी खुश नहीं होती है। वो बोलती है कि भाई मुझे छोड़ दो, है ना, मुझे जो है स्वच्छंद छोड़ दो, मैं उन्मुक्त होकर के जो है खुश होकर के इस दुनिया में भटकना चाहती हूँ, उड़ना चाहती हूँ। जैसे हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कनुक निबौर कनक कटोरी की मैदा से। अर्थात सोने के उस कटोरी में जो हमको मैदा मिलता है ना, उससे कहीं ज़्यादा भली है क्या, नीम का जो फल होता है उसे निबौरी बोलते हैं। ओके। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। मतलब कोई भी जो है किसी को भी स्वतंत्रता अपनी प्यारी होती है, गुलाम रह करके कोई जीना नहीं चाहता है, क्यों। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों कहानी से, ठीक है ना। आते हैं यहाँ, ठीक है। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामन तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। अब जिसके पास पैसा है वो सोचता है उसे पूरी दुनिया जानती है ना। ये घमंड होता है, ये अहंकार होता है मनुष्य का, जिससे बिल्कुल अनजान होती है वो छोटी सी चिड़िया की पक्षी। माधवदास,
भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना। जब तुमने कुछ नहीं जाना, मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तो उससे मुझे क्या लेना देना है? मुझे क्यों चाहिए सब कुछ? मुझे नहीं चाहिए। माधवदास, चिड़िया तू निरी अनजान है ना? मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर दूंगा। अब चिड़िया कैसे करके खुश करेगी? गुनगुना करके, सेठ के इशारे पर नाच करके, है ना? तो लेकिन चिड़िया को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, वो बहुत परेशान हो जाती है। वो समझ ही नहीं पाती सोना होता क्या है ना? धन दौलत होती क्या है? तो इस तरह से माधव और चिड़िया में कुछ बातें होती हैं। तो चिड़िया बोलती है कि सोना क्या चीज़ है? सेठ तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुमसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ, उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। इस तरह से अपनी प्रशंसा में माधवलाल जो है चिड़िया को बहुत कुछ समझाते हैं। तो चिड़िया बोलती है, सेठ जी मैं तो नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोठियाँ क्या होती हैं, धन दौलत क्या होते हैं, और मुझे इससे कुछ लेना देना भी नहीं है। मैं तो खुश रहती हूँ दूसरों को खुश करके। मैं तो चहचहाती हूँ अपनी खुशी के लिए। मैं तो उड़ती हूँ अपनी प्रसन्नता के लिए, और फिर शाम को अपने ही घोंसले में चैन से अपनी माँ के साथ सो जाती हूँ, है ना? इस तरह से मुझे और संसार के जो और चीज़ें हैं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से चिड़िया के साथ जो है माधव गपशप लगा ही रहे हैं कि इतने में जो है उन्होंने एक बटन दबाते हैं, ठीक है ना? और जिससे उनका नौकर भाग भाग के वहाँ आ जाता है और चिड़िया को अपने बातों में उलझाए हुए हैं, जिससे चिड़िया बिल्कुल भी अनजान है। और जैसे ही चिड़िया को लगता है कि उन्हें कोई कोई सख्त हाथ उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो चिड़िया जो है बिल्कुल डर जाती है। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध होता है कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देखकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ, ओ माँ। जैसे कि बच्चे आप भी करते हो, है ना? अपनी सारी बातें अपनी माँ को बताते हो, जिससे आपका मन हल्का होता है और आपको डर भी नहीं लगता है। तो कुछ इसी तरह से चिड़िया के साथ भी होता है। माँ ने बच्चे को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची को? पर वो जो है काँप रही थी और छाती से चिपक कर के बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। तो ओ माँ करती रही और कुछ देर में माँ जो है उसे ढांढस बंधाती रही और चिड़िया अपने माँ के सीने से लग कर के बड़े चैन की नींद सो जाती है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं इसके अभ्यास प्रश्नावली में। तो जिनके निम्न प्रकार से प्रश्न हैं, जैसे किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? तो माधवदास की बड़ी कोठी, सुंदर बगीचा, रहने का ठाट बाट रईसों जैसा था। चिड़िया के साथ वार्तालाप में कहना कि तेरे सोने का पिंजरा बनवा दूंगा और उसे माला माल कर देने की बात कहता है। इसके अलावा स्वयं स्वीकार करता है कि उसके पास कई कोठियाँ, बगीचे और नौकर चाकर हैं। इन बातों से उसकी संपन्नता का पता चलता है। इसके अलावा वे अकेलेपन को दूर करने के लिए चिड़िया के साथ रहने के लिए मजबूर था। यह बात दर्शाता है कि सारी सुविधाओं के बाद भी वह सुखी नहीं था। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं। माधवदास चिड़िया से बार बार इसलिए कहता है क्योंकि उसे चिड़िया बहुत सुंदर और प्यारी लगी। वह चाहता है कि वह चिड़िया सदा
के लिए उसके बगीचे में रह जाएं। यही कारण है कि वह बार बार यह बात दोहराता है कि बगीचा तुम्हारा ही है। माधवदास का ऐसा कहना पूरी तरह से निस्वार्थ मन से नहीं था। वह चिड़िया को महल के पिंजरे में बंद करके रखना चाहता था ताकि अपनी इच्छा से उसकी सुंदरता को निहार सके और उसका चहचहाना सुन सके। तीसरा क्वेश्चन है कि माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र चिड़िया में जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखें तो देखते हैं। माधवदास बार बार चिड़िया को सोने के पिंजरे व सुख सुविधाओं का लालच देता है, लेकिन चिड़िया इन बातों को कोई महत्व नहीं देती है। उसे तो स्वच्छंदता ही पसंद है। उसे माधवदास के सुंदर बगीचे में रहना भी पसंद नहीं है। वह अपने परिवार से भी अलग नहीं होना चाहती हैं। शाम होते ही उसे माँ के पास जाने की जल्दी होती है। वह तो केवल घूमना ही चाहती है, बंधन में रहना उसका स्वभाव नहीं है। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। वे तो केवल अपने बगीचे की शोभा बढ़ाने हेतु उस चिड़िया को पकड़ना चाहते थे। वे उसे सोने के पिंजरे व अन्य सामानों का प्रलोभन भी देते हैं, लेकिन चिड़िया के लिए इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता है। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे के भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40-50 या कुछ उससे अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दे दें तो देख लेते हैं। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने से बात पढ़कर मुझे अपार खुशी हुई, क्योंकि माधवदास उसे अत्यधिक प्रलोभन देते हैं कि चिड़िया उसके पास रह जाए, और पर चिड़िया नहीं मानती। अंत में वह उसे अपने नौकर से पकड़वाना चाहते हैं, लेकिन चिड़िया भाग निकलती है। यह माधवदास चिड़िया को पकड़वाने में सफल हो जाता तो चिड़िया का शेष जीवन कैदी के रूप में व्यतीत होता। उसकी आज़ादी समाप्त हो जाती, उसका परिवार उससे बिछड़ जाता, उसकी स्वच्छंदता हंसी खुशी समाप्त हो जाती। अतः मेरी संवेदना चिड़िया के प्रति बहुत अधिक है। चिड़िया उसे स्वार्थी माधवदास के चंगुल से बच निकलने में क्या हुई बेटा? सफल हुई। माँ मेरी बाट देखती होगी, नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। तो ये बताने की क्या बात है भैया, माँ तो माँ ही है। दुनिया में हर चीज़ मिले पर माँ जैसा कुछ मिलता नहीं है, और माँ जैसा कोई होता भी नहीं है। क्यों? हमारी ज़िंदगी में माँ का महत्वपूर्ण स्थान है। माँ सुख दुख में सदैव अपने बच्चों के साथ रहती हैं। माँ हमारे जीवन की सभी परेशानियों को दूर करते हुए सारे दुखों और कष्टों को स्वयं झेल जाना चाहती हैं। हमारा पालन पोषण करती हैं, हमें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं तथा दुख की घड़ी में ढाढ़स बंधाती हैं। माँ का स्नेह और आशीर्वाद बच्चे की सफलता में योगदान देता है। अतः हम माँ के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। यही कारण है कि जब चिड़िया को माधवदास के घर देर होने लगी है तो रह रहकर वह यही कहती है कि माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, अब मुझे जाने दीजिए। इस कहानी का कोई और शीर्षक अगर आप देना चाहेंगे तो क्या देंगे? तो आपकी इच्छा। नन्ही चिड़िया है ना, पूर्णतया जो है उपयुक्त रहेगा, क्योंकि वह छोटी चिड़िया है, स्वभाव अनुसार थोड़ा बहुत घूमना भी जानती है। जब माधवदास का नौकर उसे पकड़ने लगता है तो बहुत डर गई। वह इतनी तेज़ी से उड़ती है कि सीधा माँ की गोदी में आकर रुकी और सारी रात उससे चिपक कर सोती रही। वास्तव में वह छोटे बच्चे की भांति ही डर जाती है और माँ की गोदी में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। वैसे ही हम इंसानों की भी जो है यही कहानी है। तो जो कवि हैं हमारे ही मनोभाव को जो है यहाँ पे व्यक्त करने की कोशिश की है, ठीक है ना, चिड़िया के माध्यम से। कहानी से आगे कुछ प्रश्न हैं तो सीधे उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न आप देख लेना। पशु पक्षी दिन भर कहीं भी विचरण करते रहें, लेकिन शाम होते होते वे अपने घरौंदे में लौट आते हैं। सूर्य अपने निश्चित समय पर
जो सूर्य अपने निश्चित समय पे जो है निकलता है और छिपता है, वह एक दिन के लिए भी अनुपस्थित नहीं होता है। चंद्रमा की भी यही स्थिति है। दिन रात का क्रम, प्रकृति में दिन रात का जो क्रम बना हुआ है वह इसमें थोड़ा भी परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप अपने बुक में देखना बच्चों, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा नहीं तो, है ना। उत्तर देख लेते हैं। सारी सुविधाएं प्राप्त करके भी हम एक कमरे में रहना स्वीकार नहीं करेंगे। हमें सदा स्वाधीनता ही प्रिय होगी, न कि प्रलोभन वाली पराधीनता, क्योंकि पराधीनता का अर्थ है पर के अधीन, अर्थात दूसरे के अधीन होना, अर्थात अपनी इच्छा से नहीं दूसरे की इच्छा से कार्य करना। इस तरह से जो कुछ और हैं तो आप खुद कर लेना, कुछ अनुमान और कल्पना है यहाँ पे, तो देख लेना। आगे बढ़ते हैं भाषा की बात में। है यहाँ आंसर सबके हैं, बट भाषा की बात में देख लेते हैं। पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। जैसे गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी, कभी पर हिलाती थी, पर बच्चे काँप काँप कर माँ की छाती से चिपक गई। तीनों पर का अलग अलग अर्थ होता है। तीनों पर के प्रयोग 3 उद्देश्य से हुए हैं। इन वाक्यों का आधार लेकर आप भी पर का प्रयोग कर ऐसे 3 वाक्य बनाइए, जिससे आप अलग अलग उद्देश्यों के लिए पर के प्रयोग हुए हों। तो जैसे पर के ऊपर, छत के ऊपर बंदर बैठा है, पर पंख, अर्थात कबूतर के बच्चे पर निकल आए हैं, अर्थात पंखे निकल आए हैं। पर लेकिन मैं स्टेशन गया था पर ट्रेन निकल चुकी। ओके, ये तीसरा क्वेश्चन है आपका। क्षण भर खुश करना, लिखे बोले जाते जो भी हैं, इनका जो उत्तर है मनाए, मैंने, ले लियो, ले लेना, दियो, देना, खाना, खाना। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये पाठ आपका होता है समाप्त। तो धन्यवाद, और इस पाठ को सुनिए, समझिए और अपना अपडेट दीजिए। मिलते हैं हम नए पाठ के साथ। धन्यवाद।